अच्छा देखो बेटा, यहाँ पर आपको जो ग्राफ दिया हुआ है, ये सबसे पहले देखो कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। तो मतलब जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब जब भी देखना है ना, तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि ग्राफ कौन सा दिया हुआ है। अच्छा, फिर अब आपको वो कह रहे हैं दो पार्टिकल्स हैं, एक वन और एक टू। ये देखो, ये पार्टिकल वन है और पार्टिकल वन का ये देखो ग्राफ, ये ऐसे जा रहा है। तो पार्टिकल वन में आपको क्या नजर आ रहा है, क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो आप नोटिस करोगे पार्टिकल वन की वेलोसिटी कम हो रही है। अच्छा, अगर मैं अब पार्टिकल टू को ऑब्जर्व करूं, तो ये जो पार्टिकल टू है, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो इसका ग्राफ देखो, ये ग्राफ जा रहा है। तो इसके ग्राफ में मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। और मैंने क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि जब टाइम जीरो है, तो जो मेरा पार्टिकल वन है वो कितनी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। और जो पार्टिकल टू है उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियली क्या है, जीरो। मतलब अगर मैं टाइम टाइम जीरो पे नोटिस करूं, तो मेरे को टाइम जीरो पे ये चीज नजर आ रही है कि इनिशियली वन फास्ट है और टू रेस्ट पे है। और अगले इंस्टेंट क्या होगा, वन स्लो होना शुरू हो जाएगा और टू फास्ट होना शुरू हो जाएगा। ये हो रहा है ना, देखो ये ग्राफ नीचे जा रहा है, वन का ग्राफ नीचे जा रहा है, टू का ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो एक वन की वेलोसिटी कम हो रही है विद टाइम, टू की वेलोसिटी विद टाइम बढ़ रही है। और स्टार्टिंग में वन फास्ट है और टू स्लो है, मतलब वो रेस्ट पे था और फिर वो आगे आगे वो मूव करेगा। हाँ जी, क्लियर है, इतना मेरे को समझ में आ गया। अच्छा, अब बोथ वर एट ओरिजिन एट टी जीरो, मतलब दोनों एक साथ थे जब टाइम जीरो था। तो बोथ वर एट ओरिजिन मतलब दोनों एक साथ थे। ठीक है जी, ऐसे सोचना है, मतलब आपने ना ऐसे प्रोसीड करना है। और फिर उसके बाद देखो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि दोनों बॉडीज अब ओरिजिन से स्टार्ट हुई, आप और आपका फ्रेंड ओरिजिन से स्टार्ट हुए। आपने जैसे भी मूव करना शुरू किया, दूसरा भाग गया फटाफट, तो आगे कौन होगा, जो भाग गया फटाफट। आप तो भी शुरू ही हुए हो, आप अभी चेयर से उठ के चलना शुरू किया, दूसरा फटाफट भाग गया, तो वो जो भाग गया उसकी वेलोसिटी आपसे ज्यादा है, तो उसका डिस्टेंस आपसे ज्यादा ट्रेवल हो गया, वो आपसे आगे, आप पीछे हो। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, आप पीछे हो और कोई आपसे आगे है। अब जो आपसे आगे है, अगर वो आपसे फास्ट होगा, तो आप दोनों के बीच में गैप बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब वो जो आपसे आगे है, अगर आपकी वेलोसिटी उससे ज्यादा होगी, तो फिर गैप बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। अब एक चीज नोटिस करो, जो वन है ना उसकी वेलोसिटी डाउन जा रही है, टू की वेलोसिटी अप जा रही है। जितनी देर तक वन जो आगे है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी किससे, टू से, तब तक गैप बढ़ेगा। ठीक है। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, तो गैप चेंज होना बंद हो जाएगा। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो गैप चेंज होना बंद हो जाएगा। और अगर उसके बाद अगर मैंने नोटिस किया कि पीछे वाले की वेलोसिटी बढ़ गई आगे वाले के कंपैरेटिवली, तो गैप कम होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि मैक्सिमम सेपरेशन होगी कब। तो कब मैक्सिमम सेपरेशन होगी, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। क्योंकि जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है, अब ये यहां पे ध्यान से इस रीजन को नोटिस करो, जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हुई, तब तक वन फास्ट है और टू स्लो है। वन की वेलोसिटी डाउन तो जा रही है, पर वन की वेलोसिटी अभी भी टू से ज्यादा है। तो वन की वेलोसिटी कम हो रही है, टू की वेलोसिटी बढ़ रही है, पर वन अभी भी फास्ट है। अगर वन अभी भी फास्ट है तो गैप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम हो गई, तो गैप बढ़ना बंद हो गया। अच्छा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम, ये देखो, क्योंकि वेलोसिटी है ना, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हो, तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हो तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि दिस इज द पॉइंट वेयर वेलोसिटी ऑफ वन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टू। ये वो पॉइंट है जहां पे वन और टू की वेलोसिटी सेम होगी। इसके बाद देखो, अगर इसके बाद मैं आगे जाऊं, तो इसके बाद मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, ये देखो, टू की वेलोसिटी बढ़ गई है और वन की वेलोसिटी कम होगी। मतलब अब टू की वेलोसिटी वन से ज्यादा है, अब टू की वेलोसिटी वन से ज्यादा है। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वाला टाइम नोटिस करोगे ना, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर
इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पर मैक्सिमम सेपरेशन होगी। जब दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने से 2 क्यों निकाला, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहां पर अगर मैं नोटिस करूं तो ये बिल्कुल स्क्वायर का क्या बन रहा है, डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये साइड का हाफ होगा, तो अगर साइड का हाफ होगा तो अगर ये साइड 4 है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कहां पर आएगा, 2। समझ में आया, 2 सेकेंड। तो मेरे को क्या पता लगा कि 2 सेकेंड पे मैक्सिमम सेपरेशन होगी। ये समझ में आ गया, 2 सेकंड पे ऐसे सोचना है। कंपटीशन के क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं जो चेक करेंगे कि एप्लीकेशन कितनी है। मतलब आपने वेलोसिटी टाइम समझ लिया, एक्सेलरेशन टाइम समझ लिया, पोजीशन टाइम समझ लिया, पर अब आपको कितना समझ में आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसमें चेक हो रहा है कि आपने समझ में आ रहा है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। जब तक 1 फास्ट है तब तक गैप बढ़ेगा, जब 1 और 2 की वेलोसिटी सेम हो गई तो गैप बढ़ना बंद हो जाएगा, और जब 2 फास्ट हो जाएगा तो गैप कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम गैप कब होगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो। हाँ जी, क्लियर है जी। तो आपको वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड ऑफ द मोशन व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड एट व्हाट टाइम द मैक्सिमम सेपरेशन विल टेक प्लेस। तो टाइम तो निकाल लिया। मैंने कहा कि भाई व्हेन v1 is equal to v2 maximum separation is observed। तो जब v1 इक्वल टू v2 है तो मैक्सिमम सेपरेशन होगी, और अगर मैक्सिमम सेपरेशन होगी तो यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहां पर आप नोटिस कर रहे हो कि एट टाइम 2 seconds you have मैक्सिमम सेपरेशन। तो टाइम 2 seconds पे क्या आ गई, मैक्सिमम सेपरेशन आ गई। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम सेपरेशन है कितनी। अच्छा देखो, स्टार्टिंग पे दोनों ओरिजिन पे थे ना, ओरिजिन मतलब बिल्कुल साथ में थे, स्टार्टिंग में दोनों साथ में थे। तो अब उनमें मैक्सिमम सेपरेशन निकालनी है। तो ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका एरिया क्या देगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और जब तक आपकी डायरेक्शन सेम है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1 निकालूं तो ये देखो 1, ये 1 का एरिया अंडर ग्राफ, ये इतना एरिया निकालेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1 क्या बनेगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4 and 2। ये देखो ये पैरेलल साइड, एक ये होगी ये और एक ये होगी, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा वो पैरेलल साइड्स के बीच में, तो वो क्या आ गया 2। तो हमारे पास जो S1 है वो कितना आ गया, 6 मीटर। अच्छा अब मैंने देखना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय योर सेकंड पार्टिकल। तो ये वाला एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ, समझ में आ रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ। जहां पे नहीं पता लगेगा पूछ लोगे। तो मेरे पास ये जो गिवन S2 है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो ये कितना आ गया 2 मीटर। तो सेपरेशन कितना आ गया, S1 माइनस S2। वाई, बिकॉज स्टार्टिंग में दोनों साथ साथ में थे। तो स्टार्टिंग के साथ साथ में थे, 2 सेकंड में S1 कितना आगे चला गया, बाय 6 मीटर, और S2 कितना आगे चला गया, बाय 2 मीटर। तो दोनों में सेपरेशन गैप कितना आ गया, 4 मीटर। तो ये मेरा मैक्सिमम सेपरेशन, ये मेरी मैक्सिमम सेपरेशन। हाँ जी, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन आने हैं पेपर में, आपको थोड़ा इस तरीके से सोचना है। और फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहा है कि क्या करो, आप ना ड्रॉ करो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर केस। पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करो। हाँ जी, कर सकते हो पोजीशन टाइम ग्राफ। अब एक चीज नोटिस करो, यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जो आपका ये 1 है, इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। देखो ये पूरी जर्नी में टोटल डिस्टेंस 1 ने कितना ट्रेवल किया इन 0 to 4 seconds। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, कितना आ गया 8 मीटर। अच्छा अब अगर मैं 2 की बात करूं तो ये देखो 2 ने, ये वाला एरिया अंडर ग्राफ निकाल रहा हूं ना मैं, तो 2 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सेम टाइम में, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट कितना है 8 मीटर। आपको क्या पता लगा यहां से कि दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है। तो हुआ क्या,
अब दोनों फिर इकट्ठे हो गए, दोनों फिर पहले देखो 0 से लेके 2 सेकंड तक 1 जो था वो आगे था, 2 जो था वो पीछे था, और उनमें सेपरेशन बढ़ रहा था। 2 सेकंड पे वो सेपरेशन क्या हो गया, मैक्सिमम। अब 2 फास्ट हो गया, 1 स्लो है, तो अब 2 फास्ट है तो वो 1 और 2 के बीच में गैप कम हो रहा है, और 4 सेकंड पे वो दोबारा क्या हो गए, एक साथ हो गए, दोनों साथ में हो गए। हाँ जी ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अच्छा, अब दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल सेम आ रहा है, मैंने अब ग्राफ प्लॉट करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो मैंने कहा यार यहाँ पे मेरी पोजीशन आ गई, मैं मीटर में ले रहा हूँ, टाइम आ गया वो मैं सेकंड में ले रहा हूँ, ये मेरा जो पोजीशन है वो 0 से 8 मीटर तक जाना है, टाइम 0 से 4 सेकंड्स तक जाना है, और मेरा जो ग्राफ है इसको जब मैं प्लॉट करूंगा तो 1 के केस में मेरी वेलोसिटी ऐसे कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। तो याद है पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी क्या होती है आपकी, स्लोप। तो ये जो ग्राफ है इसमें वेलोसिटी आपकी क्या है, स्लोप है। तो 1 के लिए आपका जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग। 1 के लिए आपका स्लोप क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग स्लोप, याद है स्लोप जब हम बनाते थे तो ये 0 स्लोप है, फिर ये हमारा कांस्टेंट स्लोप है, फिर ये हमारा इंक्रीजिंग स्लोप है, और ये जो है ये हमारा डिक्रीजिंग स्लोप है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यार जो मेरा 1 है उसके केस में ये मेरा गिवन ग्राफ बनेगा, और जो मेरा गिवन 2 है उसके केस में मेरा ये वाला ग्राफ बनेगा। तो ये 1 के लिए और ये 2 के लिए, और ये जो ग्राफ आप बना रहे हो ये वाला, इस ग्राफ में आप क्या कर रहे हो, इसमें आप ये देखो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी आपकी क्या कर रही है, इंक्रीजिंग। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट, पर एक की वेलोसिटी कम हो रही है, दूसरी की वेलोसिटी बढ़ रही है। अब देखो अगर आप एक चीज नोटिस करो, ये सब कुछ आपको पता है, पढ़ा ही हुआ है सारा कुछ, बस एग्जाम जब कंपटीशन होगा ना, क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे डालेगा कि ना कंसेप्ट चेक होगा कि पता तो है पर अप्लाई कितना कर सकते हो, एप्लीकेशन कितना स्ट्रांग हो। हाँ जी क्लियर है ये, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन है कि ये जो है ना ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो आपके पास यहां पर आपने ये पोजीशन और यहां पर आपने टाइम को प्लॉट किया, और ये जो आप पोजीशन टाइम ग्राफ देख रहे हो इसमें आपका जो पार्टिकल है उसका आपने ये पोजीशन टाइम ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये 1D मोशन है। कौन सा मोशन है, 1D मोशन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमने इनमें से देखना है कि ये वाली स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या ये वाली स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स हैं। तो हमने ये स्टेटमेंट को चेक करना है, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट के पार्टिकल का जो एट टाइम t0 वेलोसिटी है वो 0 है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब कि एट टाइम 0 वेलोसिटी इज 0। तो यस और नो, यस वाई, टाइम 0 है, टाइम 0 पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, हाँ जी बोलो। टाइम 0 पे पोजीशन 0 है, एक्स 0 है, ग्राफ से मेरे को वेलोसिटी नहीं दिख रही, ग्राफ से मेरे को क्या देखो यहां पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि जब मैं यहां हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि व्हेन t इज 0 x इज 0, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये बात सही है। पर क्या पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी। और अगर मैं यहां पर जब ग्राफ को देखूं तो मेरा ऐसे स्लोप बन रहा है, कहां पर, टाइम 0 पे। ये देखो ये ग्राफ स्लोप कैसे बनाते हैं, वो हम क्या करते हैं, वो जो ग्राफ होता है उसको उस पॉइंट पे टच करते हैं और टेंजेंट बनाते हैं। तो अगर मैं इस ग्राफ को नोटिस करूं, जैसे ये पॉइंट है, तो अगर मैं यहां पे टेंजेंट बनाऊं, ऐसे ही मैं अगर यहां पे टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो आप अगर नोटिस करो आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, अगर आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है तो अगर आपका टेंजेंट ऐसे बनता ना, अगर आपका टेंजेंट ऐसे होता तो
इसकी स्लोप जीरो होनी थी और वेलोसिटी जीरो होनी थी। तो ये वाले पॉइंट पे तो वेलोसिटी क्या है, जीरो। पर स्टार्टिंग जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो मेरी स्लोप जीरो नहीं है। अगर टाइम जीरो पे मेरी स्लोप जीरो नहीं है तो मेरी वेलोसिटी भी जीरो नहीं है। तो ग्राफ मेरे को कह रहा है कि यार ग्राफ देख के बताओ, मतलब क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ देख के बताओ कि क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो मैं कहूंगा कि नहीं यार, एट टाइम टी जीरो स्लोप जीरो नहीं है, तो मेरी जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है। तो वो कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो आंसर इज नो, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। हाँ जी, क्लियर है जी, स्टेटमेंट फॉल्स समझ में आ गई। अच्छा, पार्टिकल इज रिटार्डिंग, पार्टिकल इज रिटार्डिंग इन इंटरवल 0 to t1। ओके, बताओ भी ये सही है कि गलत है। पार्टिकल, मैंने ये 0 से t1 के लिए ग्राफ को नोटिस किया, तो 0 से t1 के लिए मेरा जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, ये ग्राफ बन। तो अब पहले तो ये स्लोप देखो, ये स्लोप क्या कर रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है? बिल्कुल कम हो रही है, क्योंकि यहां पे आके स्लोप क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि 0 to t1 मेरी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज, क्योंकि स्लोप कम हो रही है। अच्छा, साथ में ना मेरी वेलोसिटी जो है ना वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव? स्लोप डाउनवर्ड है ना, तो मेरी वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मतलब बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन विच यू आर टेकिंग एज पॉजिटिव। आपने जिस डायरेक्शन को प्लस माना है, जैसे आपने कहा कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो बॉडी इस डायरेक्शन में नहीं जा रही, इसके ऑपोजिट जा रही है और स्लो हो रही है, ऑपोजिट जा रही है और स्लो हो रही है। तो इसमें आया पार्टिकल इज रिटार्डिंग इन टाइम 0 to t1। तो हाँ, ये तो ठीक है, पार्टिकल इज रिटार्डिंग इन टाइम 0 to t1। हाँ जी, मैंने कहा यार ठीक है यार, ये बात तो ठीक है। एंड एक्सेलरेटिंग इन t1 to t2। अच्छा जी, अब ये चेक करते हैं, t1 to t2 तो स्लोप फिर बढ़नी शुरू होगी, स्लोप फिर बढ़नी शुरू होगी। ठीक है जी, बढ़ रही ना स्लोप। यहां पे आओगे तो देखो ये आपकी स्लोप ऐसे ही है, देखो। तो ये जीरो, यहां पे वेलोसिटी क्या थी, जीरो। यहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसका मतलब मैंने कहा कि यार t1 से लेके t2 अगर मैं नोटिस करूं तो मेरी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। अच्छा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, क्योंकि देखो स्लोप, अगर आप इसमें यहाँ पे स्लोप बनाओगे, देखो स्लोप बनाओगे तो ये थीटा किधर को आ रहा है, ऊपर को आ रहा है। यहाँ पे जब मैंने स्लोप बनाना था तो थीटा किधर को आ रहा था, नीचे को। तो मेरा स्लोप नेगेटिव, यहाँ पे मेरा स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो मैंने कहा कि मेरी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि जो बी पार्ट है वो तो हो गया सही, मतलब ये पूरा का पूरा ही, पूरी स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ओके, समझ में आ रहा है ना कैसे देख रहे हैं? अच्छा, अब मेरे पास नेक्स्ट आ गया कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हैज चेंज्ड वंस ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to t3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से लेके ये t3 टाइम, मतलब अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 से लेके ये वाला जो टाइम है, इतने टाइम में मेरी एक्सेलरेशन ने एक बार डायरेक्शन चेंज की, एक्सेलरेशन ने एक बार डायरेक्शन चेंज की। हाँ जी, बताओ कैसे देखूं? नो, बाय नो। नहीं, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि पहले वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, फिर उसके बाद वेलोसिटी फिर डिक्रीज होने लगी। तो हम कह रहे हैं कि यार पहले एक्सेलरेशन जो थी वो रिटार्डेशन थी, फिर एक्सेलरेशन थी, फिर रिटार्डेशन है। तो इसका मतलब ना एक्सेलरेशन रिटार्डेशन एक्सेलरेशन, तो हम कह रहे हैं कि यार ये ऐसे एक से ज्यादा बार हुआ। क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या एक से ज्यादा बार चेंज हुई है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। हाँ ये ठीक है, मोशन बदल रहा है। मोशन पहले रिटार्डेशन था, फिर क्या था, एक्स, मतलब 0 से t1 रिटार्डेशन, फिर t1 से t2 एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद अगर मैं ये वाला केस देखूं तो इसमें फिर दोबारा क्या आ गया, रिटार्डेशन। क्यों रिटार्डेशन? क्योंकि यहां पे आके मेरी स्लोप फिर दोबारा क्या होगी, जीरो। मेरी वेलोसिटी फिर दोबारा क्या होगी, जीरो। तो वो तो ठीक है कि पहले मैं 0 से t1 क्या हुआ, रिटार्ड, फिर t1 से t2 क्या हुआ,
एक्सेलरेट, फिर T2 से T3 क्या हुआ, रिटार्ड। तो हमने कहा यार रिटार्ड, एक्सेलरेट, रिटार्ड, तो हमने कहा नहीं यार वन ये, पर क्वेश्चन ना मैग्नीट्यूड के साथ रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन किसके साथ रिलेटेड है, डायरेक्शन के साथ। चेक करो कि डायरेक्शन क्या एक बार चेंज हुई है या एक बार से ज्यादा चेंज हुई है या चेंज ही नहीं हुई है, क्या हुआ है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो स्टार्टिंग से इदा ही होना है, तो तुसी सारे ने सोचना है, मतलब मेरा ना मेन मकसद सिर्फ यह है कि ਤੁਹਾਨੂੰ कहना कि भाई सोचो, क्योंकि मैं तो कराता रहूंगा, तो मैं जितनी देर तक कराऊंगा तो लगेगा बहुत आसान है, घर जाके जो करोगे तो कहोगे हाँ की आ गया। सो कहना मतलब सोचना है, मतलब हमने ना एक क्वेश्चन भी अगर हमने समझ लिया ना कि कंसेप्ट क्या लगाया तो सारे क्वेश्चन हो जाते, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ जरा दोबारा आइए तो ये सारी गल्लां ਆਪਾਂ रेगुलर च पढ़ियां हुई। देखियो ਹੁਣ मैं बोलना स्टार्ट करूं, इस केस में हम क्या नोटिस कर रहे हैं, इस केस में हम नोटिस कर रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव एंड डिक्रीज। अच्छा अगर वेलोसिटी नेगेटिव और डिक्रीज वेलोसिटी मतलब रिटार्डेशन, और हमने कहा था कि रिटार्डेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट है, यही होता है ना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट है। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो आप रीजन देख रहे हो, इस रीजन में मेरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। क्यों, ये समझ में आ गया क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने देखा मेरी बॉडी क्या कर रही है, रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब वी और ए की डायरेक्शन ऑपोजिट है, वी नेगेटिव है तो ए क्या हो गया, पॉजिटिव। चलो अब यहां आते हैं, अब यहां आते हैं, अब यहां क्या नजर आ रहा है, मेरी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, सेम होगी, चलो सही है, सेम होगी। और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है, तो इसका मतलब मेरी एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है मैं कैसे देख रहा हूं। अच्छा फिर अब मैं यहां पर आ गया T2, इसके बाद मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, इसके बाद मैं नोटिस कर रहा हूं कि अगर मैं T2 से लेके T3 जाऊं तो मेरी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज, एंड वैसे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो अगर वेलोसिटी कर रही है डिक्रीज तो रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट है, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहां पर मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव। तो T2 वो टाइम है, T2 वो टाइम है जहां पे एक्सेलरेशन ने अपनी डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया। समझ में आया, T2 मतलब इसका मतलब वो T0 से लेके T2 तक एक्सेलरेशन की पॉजिटिव डायरेक्शन, उसके बाद एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो एक्सेलरेशन ने एक बार अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, और कहां पे चेंज किया, T2 पे। हाँ जी क्लियर है जी, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन है आपके पास है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो अगेन ये बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन 1D मोशन है, ठीक है जी। तो हम 1D मोशन देख रहे हैं, और अभी जो हमें ग्राफ दिया हुआ है वो एक्सेलरेशन एंड टाइम का ग्राफ है, और ये आपका गिवन टाइम एक्सेस हो गया, और ये आपकी गिवन एक्सेलरेशन वाली एक्सेस होगी। तो ये आपके दो एक्सेस हो गए, और आपको क्या दिया हुआ है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो ये चेंज हो रही है। तो ये आपकी एक्सेलरेशन जो चेंज हो रही है। अब ध्यान से देखना कि ये एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, और बनाना क्या है, बनाना है मैंने वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ बनाना है फॉर 0 to 8 सेकेंड्स। तो ये 0 से लेके 8 सेकेंड्स, ये पूरे के लिए मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना। और मुझे दिया हुआ है कि मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे दिया हुआ है कि मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो पहले ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं, क्योंकि वो तो हम रेगुलर में बड़ी बार कर चुके हैं। तो ऐसा ही ग्राफ अगर वेलोसिटी टाइम होता, ऐसा ही वाला, ऐसा ही ग्राफ अगर वेलोसिटी टाइम होता, यहां पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं, वेलोसिटी, और इधर मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं, टाइम। ग्राफ दिखने में वैसा ही है,
पर आपको पता है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन। और अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखो, अगर मैं नोटिस करूं तो यहां से लेके यहां तक थ्रू आउट मेरा जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर थ्रू आउट मेरा स्लोप कांस्टेंट है तो ये मेरा चेंज इन वाई एक्सिस हो गया और ये मेरा चेंज इन एक्स है। मैं नीचे को क्यों जा रहा हूं, क्योंकि मेरा इनिशियल पॉइंट ऊपर है, फाइनल पॉइंट नीचे है। तो मेरा जो चेंज है वाई में, मेरा चेंज क्या हो गया, नेगेटिव। लगे ना वाई में क्यों चेंज नेगेटिव है, बिकॉज आप नीचे जा रहे हो। तो -20, वाई कितना आ गया -20, और एक्स आपके पास कितना है 8। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं आपको कहूंगा बेटा इसका ग्राफ बनाओ, बना दोगे ग्राफ? आप कहोगे सर ये एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये 0 है, ये टाइम है 0 से 8 सेकेंड्स तक हम टाइम ले लेते हैं, तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। थ्रू आउट मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, -2.5। हाँ जी ठीक है जी, हो जाएगा, सिंपल है ये तो। चलो रेगुलर के क्वेश्चन है तो किया हुआ है। और फिर अगर मैं आपको कहूँगा बेटा डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना दो इसका, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये जो एरिया है ये हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आ गया, हाफ ऑफ 4 × 10 कितना आ गया, दैट इज 20 मीटर। और अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो ये वाली वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ गई, 20। बस सिर्फ फर्क क्या है कि पहले मैं 20 एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फिर 20 ऑपोजिट, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो पहले मेरी वेलोसिटी कम हो रही थी, पॉजिटिव थी, कम हो रही थी, फिर मेरी वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है। तो पहले मेरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 से 20 एक डायरेक्शन में हुई है, फिर अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं दोबारा वहीं पे आ गया जहां से मेरा मोशन स्टार्ट हुआ। तो मैं कहूंगा कि मेरा जो गिवन पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा, तो ये मेरा पोजीशन है और ये मेरा टाइम है। तो मैंने कहा यार ये जो मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम 0 to 4 and 8, तो 0 to 4 पहले ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ये ग्राफ हमारा ऐसे नीचे आएगा, और ये वाली पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पे मेरा स्लोप वेलोसिटी दे रहा है, तो पहले वेलोसिटी कम हो रही है तो डिक्रीजिंग स्लोप, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव में इंक्रीजिंग। नेगेटिव में ये स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज। और ये जो आपके पास वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 20 मीटर। तो 0 से 20, फिर 20 से 0, तो ये तो हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वेलोसिटी टाइम। अब हम आ गए एक्सेलरेशन टाइम। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, ध्यान से देखना है कि वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, अगर मैं यहां पे देखो ये एरिया लूं, तो ये एरिया आपको क्या देगा, ये एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो अगर मैं यहाँ पे 0 to 4 सेकेंड्स नोट करूं, तो 0 to 4 सेकेंड्स में क्या नोटिस कर रहा हूं कि मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव दी हुई है। और ग्राफ को ध्यान से देखो, ये जब तक आप ये पोर्शन देख रहे हो आपकी एक्सेलरेशन कम हो रही है पर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि इतने पोर्शन में एक्सेलरेशन नो डाउट कम हो रही है, पर है क्या, पॉजिटिव है। और आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, पॉजिटिव है। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट। तो चेंज, आपका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर चेंज पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है, फाइनल वैल्यू बड़ी है, इनिशियल वैल्यू छोटी है। तो मेरे पास यहां पर एरिया जो है वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। हाँ जी, पता है ना, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो मेरे पास यहां पर मैंने ये एरिया निकाला, हाफ ऑफ 10 × 4, ये मेरा चेंज इन वेलोसिटी हो गया, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मेरे पास ये जो गिवन वैल्यू है ये क्या आ गई कि मेरी जो गिवन इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 दी हुई है, तो ये आ गया
30 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरी वेलोसिटी आ गई, और ये वेलोसिटी आपने नोटिस की कब? नहीं, 0 to 4 वेलोसिटी बदल रही है, ये आ गई फाइनल वेलोसिटी। देखो ये आपने वेलोसिटी निकाली फाइनल माइनस इनिशियल फॉर टाइम 0 to 4, तो ये वेलोसिटी आई एट 4 सेकेंड। हाँ जी ठीक है जी, ये 4 सेकेंड में वेलोसिटी आ गई। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं नोटिस करूं अगेन, ये वाला एरिया मुझे क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। हाँ जी देगा चेंज इन वेलोसिटी। पर अब ध्यान से देखना, इसमें जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड, और क्या है वो? पॉजिटिव है। और ये देखो यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका क्या मतलब है? रिटार्डेशन। और जब रिटार्ड होता है ना, तो फाइनल वेलोसिटी बढ़ती नहीं, फाइनल वेलोसिटी कम होती है, और फिर वो चेंज पॉजिटिव नहीं होता, वो चेंज नेगेटिव होता है। बस ये बातें यहां पे समझनी। रेगुलर में इतनी नीचे तक नहीं जाएंगे हम, रेगुलर में बस हम यहीं पे आके बात खत्म कर देते हैं। पर यहां पर मेरे को ये समझना है कि अगर रिटार्डेशन है, तो चेंज क्या होगा? नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन है तो चेंज क्या होगा? पॉजिटिव। तो जब आप एरिया निकाल रहे हो, तो यहां पर आपने जो बात नोट करनी है, जो आपने इंपॉर्टेंट नोट यहां पे रखना है, वो याद रखना है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर टाइम t1 to t2 will be equal to change in velocity। ओके सही है, ये तो हमने रेगुलर में ही पढ़ा है। पर यहां पर अब चेंज दो हो सकते हैं, इट कैन बी अ पॉजिटिव चेंज, इट कैन बी अ नेगेटिव चेंज। तो ये जो चेंज है ये पॉजिटिव कब होगा? ये चेंज पॉजिटिव कब होगा? व्हेन बॉडी विल एक्सेलरेट, दैट इज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और ये चेंज आप खुद माइनस लोगे, इस चेंज को आप खुद क्या लोगे? माइनस। क्योंकि चेंज देखो, चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज कैन बी पॉजिटिव, चेंज कैन बी नेगेटिव। तो ये चेंज नेगेटिव कब होगा? जब व्हेन बॉडी विल रिटार्ड, दैट इज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जब वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। हाँ जी ठीक है, क्लियर है बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस इंटरवल के लिए निकालूंगा, कौन से इंटरवल के लिए? 4 to 8 सेकेंड के लिए। तो ये मेरा देखो ना, इनिशियल टाइम हो गया, फाइनल टाइम। तो ये जब मैं इतने टाइम के लिए एरिया निकालूंगा, तो वो जो एरिया है वो मुझे क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। और वो जो चेंज इन वेलोसिटी होगी, वो जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो आपके पास माइनस में होगी। ये समझ में आ गया? माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि क्या हो रही है? रिटार्डेशन। एंड एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ 4 into 10। तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? -20। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज -20। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। और ये फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आई एट 8 सेकेंड। तो आपने क्या नोटिस किया कि टाइम जीरो पे आपकी वेलोसिटी 10 है, टाइम 4 पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? 30। टाइम 8 पे आपकी वेलोसिटी फिर कितनी होगी? 10। और 0 से 4 आपकी एक्सेलरेशन क्या कर रही थी? डिक्रीज। और फिर आपकी एक्सेलरेशन क्या कर रही है? नेगेटिव में इंक्रीज। ये बातें समझ में आ गई? तो अब इसको हम प्लॉट करेंगे। तो ये प्लस माइनस समझ में आ गया? अब इसको प्लॉट करेंगे। तो मैंने बेटा देखो ये ग्राफ लिया,
और ये मेरे को एग्जामिनर ने कहा कि आप बनाओ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। मैंने नोटिस किया कि मेरा जो ग्राफ है ना वो 10, 20, 30, तो मेरा ग्राफ 10 से 30 तक जा रहा है और ये ग्राफ जा रहा है फ्रॉम 0 to 4 एंड 4 to 8। ये मेरे पॉइंट्स आ गए। मैंने ये 3 पॉइंट्स तो आइडेंटिफाई कर ही लिए। कौन से 3 पॉइंट? एक 0 पे मेरी वेलोसिटी 10 है, वो तो दिया हुआ था। 4 पे मैंने निकाल लिया 30, फिर मैंने 8 पे निकाल लिया 10। अब बताओ मैं इन पॉइंट्स को कैसे जोड़ूंगा? क्योंकि इन पॉइंट्स को कैसे जोड़ूंगा का मतलब, मैं इन पॉइंट्स को ऐसे जोड़ सकता हूं, मैं इन पॉइंट्स को ऐसे जोड़ सकता हूं, मैं इन पॉइंट्स को ऐसे जोड़ सकता हूं। और ये जोड़ने का तरीका इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरी स्लोप कैसी होनी चाहिए। और मेरा जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसमें जो स्लोप होती है वो आपको क्या देती है? एक्सेलरेशन। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि 0 से 4 सेकेंड, ये जो 0 से 4 सेकेंड है, इसमें मेरी एक्सेलरेशन क्या कर रही है बताओ? आज क्या कर रही है? डिक्रीज। तो मेरा स्लोप क्या कर रहा है? डिक्रीज। और डिक्रीजिंग स्लोप मैं कैसे बनाऊंगा? डिक्रीजिंग स्लोप मैं ऐसे बनाऊंगा। और यहां आके देखो 4 पे मेरा एक्सेलरेशन 0 हो गया। देखो ना, यहां पे मैं एक्सेलरेशन प्लॉट कर रहा हूं ना, तो 4 पे मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। तो यहां पे अगर मैं स्लोप बनाऊंगा तो वो ऐसे आनी चाहिए। तो मेरा यहां पर ये पीक जो है वो ऐसे फ्लैट होगा, शार्प नहीं होगा, फ्लैट होगा, ताकि स्लोप जो है वो 0 है। और इसके बाद मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि मेरी जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में बढ़ रही है। तो माइनस में बढ़ने का क्या मतलब है? माइनस में बढ़ने का मतलब है कि आपकी ये जो वैल्यू है ये ऐसे माइनस में क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। आज समझ में आया क्या किया है? ये सारे क्वेश्चन ना घर जाके दोबारा खुद सॉल्व करने हैं। अगर आज दोबारा खुद सॉल्व कर लिए ना तो फिर ये कंसेप्ट दिमाग में ना पक्के हो जाएंगे। ये आज जाके रख के आराम नाल रेस्ट करके फिर अगली क्लास वेले कॉपी खोली तो फिर गड़बड़ है, फिर प्रॉब्लम है। ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੈ यार सही है ऐसे लाइन बनी है, और ਲੈ यार मैं सोच रहा था ऐसे, ये तो लाइन ऐसे बन गई। जब ऐदा सोचोगे ना फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ना ਹੋਰ मन करेगा कि यार थोड़े होर इदा ਦੇ क्वेश्चन करिए ਜਿਹੜੇ थोड़े ना पुट्ठे सीधे हो। ਤੇ ਜੇ ਲੈ यार आ की है, फिर प्रॉब्लम है। तो अपनी थोड़ी सोच ਜਿਹੜੀ है ना ਉਹਨੂੰ, मतलब सारे क्वेश्चन ना फिजिक्स के पहेली टाइप होते हैं, तो इसको थोड़ा वो लिया करो कि नहीं यार करना है अपन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी, ये तो अब आप बताओ, ये तो आपको बताना चाहिए। सबसे पहले चेक करो कि आपको ग्राफ किसका दिया हुआ है? वेलोसिटी एंड पोजीशन। तो वेलोसिटी एंड पोजीशन का ग्राफ दिया हुआ है और एग्जामिनर पूछ रहा है कि यार एक्सेलरेशन जो है वो बताओ कि एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। मतलब आपने बताना है कि एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। आपको दिया क्या हुआ है? आपको दी हुई है वेलोसिटी एंड पोजीशन। इंक्रीज, हाँ भी, और इन डिक्रीज। हाँ जी, हाँ भाई बता यार। इंक्रीजिंग क्यों? अंदर से आवाज आ रही है। हाँ जी। अच्छा फिर एक गल होर याद रखियो, मतलब ट्राई भी करके देख लियो। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ डिक्रीजिंग, ਉਹ डिक्रीजिंग ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ इसका आंसर 0 ਹੋਣਾ चाहिए, ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਲੱਕੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ लॉजिक। यार लॉजिक की कह रहा है, लॉजिक लॉजिक की कह रहा है, लॉजिक की आवाज सुननी। हाँ जी, बोलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। नहीं बोलना, बोल यार। हाँ जी आप बताओ।
सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि v और x का रिलेशन है ना, तो अगर v और x और a की बात चल रही है, v और x और a की बात चल रही है, तो फिर a इज v इंटू dv बाई dx, क्योंकि देखो अगर t होता तो फिर मैं v a को dv बाई dt करके रिलेट करता। अब मेरे पास ग्राफ किसका है, v और x का ग्राफ है, तो मैंने कहा यार अगर v और x का ग्राफ है और एग्जामिनर कह रहा है a निकालो, तो मैं कहूंगा यार ग्राफ से कैसे निकाल सकता हूं, तो मैंने कहा यार एक बार करके देखता हूं स्लोप, मैं एक बार एक्सेलरेशन को लिख के देखता हूं किसके फॉर्म में, v और x के फॉर्म में, तो वो क्या बन गया v इंटू डी बाई डी एक्स। अच्छा फिर मैंने कहा यार ये जो ग्राफ मेरे को नजर आ रहा है इस ग्राफ की स्लोप क्या बनेगी, तो अगर मैं ये इस ग्राफ को नोटिस करूं, जैसे ये देखो, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, और वैसे स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, तो ये जो वैल्यू ये क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने क्या नोटिस किया कि मेरे क्वेश्चन में ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा अब जैसे जैसे आप इस ग्राफ पे देखो, जैसे जैसे आगे जा रहे हो इस ग्राफ पे देखो वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज, तो ये वाली वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना, इंक्रीज। तो आपने क्या नोटिस किया कि आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो हमने कहा कि हाँ भाई मेरी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। तो हमने कहा कि हमारी जो एक्सेलरेशन है दैट इज इंक्रीजिंग। भाई समझ में आया इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि मैंने पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा पोजीशन के बेसिस पे, स्लोप को कंपेयर किया, स्लोप क्या आया डीवी बाई डी एक्स, पर एक्सेलरेशन तो v इंटू डीवी बाई डी एक्स है, तो डीवी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट हो गया। अब v को देखना है और मेरे ग्राफ में v क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो a भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, हाँ जी। अब क्वेश्चन आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो ग्राफ दिया, जब भी ग्राफ देखना ना चेक करो कि किसका दिया हुआ है। पिछली बार ग्राफ किसका दिया था, v एंड x, अब जो ग्राफ दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, v स्केयर वर्सेस x। हाँ दिखने में ग्राफ ऐसा ही है जैसे पिछली बार था, तो दिखने में वही ग्राफ ऐसा ही है जैसे पिछली बार था, पर अब आपका ग्राफ v स्केयर और x का ग्राफ है। हाँ जी अब बताओ कि अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूं तो इस ग्राफ में एक्सेलरेशन जो है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं तो स्लोप इज चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, यही है ना स्लोप। और अगर मैं यहाँ पे देखो इस स्लोप को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये, अगर तो इधर x स्केयर होता तो इसको मैं 2x लिख देता ना, पर ये क्या है v स्केयर, तो मैं v को अब x मानूंगा, तो अगर मैंने v को x माना तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ v, और फिर आगे जिसको x माना था उसको दोबारा से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये v इंटू डी वी बाई डी एक्स ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन। ये होता है ना v इंटू डी वी बाई डी एक्स एक्सेलरेशन। तो आपके पास जो स्लोप है इस ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल आ रही है, ट्वाइस ऑफ a, तो a क्या आ रहा है, हाफ ऑफ द स्लोप। और अगर a हाफ ऑफ द स्लोप आ रहा है और स्लोप यहां पे आप देखो जरा आपको क्या नजर आ रही है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है यहां पे ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि यहां पे जो हमारी एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया कैसे देखना है, ठीक है। स्लोप इज चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, डी वाई बाई डी एक्स। एरिया इज वाई इंटू चेंज इन एक्स का इंटेग्रल। वाई क्या है, वो आपका एरिया क्या है, एरिया इज वाई इंटू चेंज इन एक्स का इंटेग्रल फ्रॉम इनिशियल एक्स टू फाइनल एक्स। ठीक है, चलें आगे। अब देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है और वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब हमें दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमें ये दिया हुआ है कि पार्टिकल है रेस्ट से स्टार्ट हुआ और ओरिजिन से स्टार्ट हुआ।
तो मेरे को दिया हुआ है कि व्हेन टाइम इज 0 इनिशियल वेलोसिटी इज 0 and initial position is 0. Now acceleration is applied to the particle, and when acceleration is applied to the particle its coordinate changes as shown in the figure. और आपने जो acceleration लगाई है वो आपने ax कहाँ लगाई है along x axis, और particle मूव कर रहा है along x axis, और ये आपकी acceleration आप देख रहे हो. इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो कि पहले आपकी acceleration जो है वो कांस्टेंट है. आपने नोटिस किया कि यार ये जो मेरी एक्सेलरेशन है वो पहले क्या है, कांस्टेंट है. फिर उसके बाद मेरी एक्सेलरेशन क्या कर रही है, हाँ जी क्या कर रही है, डिक्रीज, और फिर क्या होगी, 0. हाँ जी ठीक है जी. तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट 10 मीटर. मतलब मैं ये वाली जगह पर स्पीड निकालना चाहता हूं. कैसे निकालूंगा मैं, ये जो आपका गिवन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां पे मैं स्पीड निकालना चाहता हूं. कैसे निकालूंगा, देखो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या आएगा, डी ए बाई डी एक्स. ये तो कुछ बना नहीं, डी ए बाई डी एक्स तो कुछ बना नहीं. अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूं तो एरिया क्या बनेगा, चेंज इन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस इनटू चेंज इन एक्स एक्सिस. जो हमारा एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है वाई इंटू चेंज इन एक्स इंटेग्रल इनिशियल टू फाइनल. ये हमारा एरिया होता है. तो वाई वाई मेरा क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन एक्स, चेंज इन पोजीशन का इंटेग्रल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. अब देखना यार ये कुछ बनता है, ये चीज मैंने चेक करनी की, यार ये कुछ बनता है. अच्छा अब मेरे को एक्सेलरेशन का पोजीशन, मतलब एक्सेलरेशन का पोजीशन के साथ कौन सा वाला फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स. पता है ना मेरे को ये वाला फॉर्मूला, हाँ जी पता है. तो मैंने कहा यार मेरे को यही चाहिए, ए इंटू डी एक्स. मैंने कहा यार ए इंटू डी एक्स चाहिए, तो मैंने कहा यार ए इंटू ना डी एक्स चाहिए, तो ए इंटू डी एक्स चाहिए. तो वो क्या हो गया, वी इंटू डी वी. यही होगा ना, ए इंटू डी एक्स चाहिए मेरे को, ये चाहिए ए इंटू डी एक्स, ये देखो ये चाहिए. अब मैंने ए इंटू डी एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेट. इंटीग्रेट कहां से कहां, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी इनिशियल होगी टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी फाइनल होगी. तो यू क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी, वी क्या हो गया, फाइनल. और आप यहां पे ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि डीवी वो जो स्मॉल चेंज है उसका आप लिमिट डालोगे. तो आप जो लिमिट डाल रहे हो यहाँ पे आप एक्स की लिमिट डालोगे, यहाँ पे क्योंकि आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हो उसकी लिमिट डलेगी. अब ध्यान से देखो, ये आपका एरिया बन गया. इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ ना, इसको सॉल्व कर लूँ तो ये मेरा एरिया है. और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो बेटा क्या बनेगा, ये v इंटू डी वी, ये v इंटू डी वी, ये क्या है v इंटू डी वी, v की पावर 1 है. तो ये क्या बन जाएगा, वी स्केयर बाय 2 लिमिट u टू v. और जब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाय 2. तो आपने पता है क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि ये जो आपका गिवन एरिया है ना, ये क्या बन गया, वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाय 2. अब ये जो बात है ना, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि आपको ये ग्राफ कंपटीशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसमें आपको एग्जामिनर ग्राफ दे रहा है बिटवीन एक्सेलरेशन एंड पोजीशन, और वो दे के आपको क्या कह रहा है कि वेलोसिटी निकालो. और अगर आप इस ग्राफ का एरिया निकालोगे तो वो क्या आएगा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाय 2, वेयर व्हाट इज यू, यू है आपकी इनिशियल वेलोसिटी और वी है आपकी फाइनल वेलोसिटी. ठीक है. और मुझे दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है. मुझे दिया हुआ है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है एट टाइम 0 वो u0 है. तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया कि u0 है. तो मैं बस अब यहाँ पे एरिया निकालूंगा. तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का अगर मैं एरिया निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ गया, वी स्केयर
माइनस यू स्केयर ओवर 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये आपकी वो ये पैरेलल साइड्स हो गई, तो ये आ गया 10 + 8 इंटू ये आपके पास क्या आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे पास जो वी स्केयर है वो कितना आ गया 144, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे ये 72 आ गया। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने क्या नोटिस किया कि मेरी जो गिवन वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है जी। तो बॉडी की जो स्पीड है एट 10 मीटर वो कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्लियर है ये कैसे सॉल्व किया हमने, हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ग्राफ को कैसे डील कर रहे हैं। अब देखो समटाइम ना जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे उनमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ग्राफ से क्या करना पड़ेगा इक्वेशन, और इक्वेशन से फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा एडवांस का क्वेश्चन, पर हम इसलिए डिस्कस करेंगे कि भाई ना ब्रेन हमारा हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझे कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है कि भाई ना मैं किसी भी ग्राफ को देख के इक्वेशन बना सकता हूँ और इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूँ ग्राफ। तो अब मैं इस ग्राफ को देख के इक्वेशन बनाऊंगा और इक्वेशन से अपना आंसर निकालूंगा। आपको एग्जामिनर कह रहा है कि ये जो ग्राफ है ना ये किसके बीच में है पोजीशन एंड 1/v। तो ये v नहीं है, क्या है 1/v। और ये जो ग्राफ आपको दिया हुआ है बिटवीन पोजीशन एंड 1/v, इस ग्राफ को अगर आप नोटिस करो तो ये आपका जो लाइन बन रहा है ये क्या बन रहा है स्ट्रेट लाइन। और उस स्ट्रेट लाइन के ये आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है और एक फाइनल पॉइंट दिया हुआ है। और आपको पता है कि जो आपका स्ट्रेट लाइन होता है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो y = mx + c। y = mx हम तब लिखते हैं जब मेरा ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट होता है ओरिजिन, मतलब यहां से अगर ग्राफ स्टार्ट होगा तो फिर मैं y = mx लिखता हूं। पर अगर मेरा जो ग्राफ है वो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा तो फिर मेरा जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन हो, अगर क्या हो स्ट्रेट लाइन, तो y = mx + c, फिर m क्या होगा स्लोप और c क्या होगा इंटरसेप्ट। यहां पे m क्या है m इज द slope and c is the intercept on y axis। ये आपका y axis का इंटरसेप्ट है। तो मेरे पास देखो बेटा जब मैं इस y को देखूंगा तो मेरे लिए y ये y है, तो मेरे लिए x = स्लोप इनटू जो यहां प्लॉट कर रहे हो वो आपका ये x एक्सिस है। तो यहां पे क्या प्लॉट कर रहे हो 1/v। यहां पर आ गया m मतलब स्लोप, प्लस साथ में क्या आ गया c। ये पता लगा मैंने क्या लिखा y मतलब यहां पे पोजीशन, y मतलब पोजीशन = m, वो तो स्लोप निकालनी है, इनटू x यहां पे क्या है जो आपने x एक्सिस पे प्लॉट किया वो क्या है 1/v + c। तो अब मैं ये स्लोप कैसे निकालूंगा, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो ये आप अगर नोटिस करो तो दिस इज योर चेंज इन x एंड दिस इज योर चेंज इन y। तो चेंज इन y अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो चेंज इन y कितना आ गया 15 - 3, चेंज इन x कितना आ गया 8। तो ये चेंज इन x हमारे पास कितना आ गया 8 - 2। तो आपके पास ये जो गिवन वैल्यू है ये कितनी आ गई आपके पास दैट इज 12/6, दैट इज 2। तो ये जो स्लोप है ये कितनी आ गई 2। अच्छा इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है कि आपका ग्राफ y एक्सिस को कहां टच कर रहा है, पर आपको यहां तो दिखाया ही नहीं हुआ ना ग्राफ कहां टच कर रहा है। इंटरसेप्ट है कि y एक्सिस को ग्राफ कहां टच कर रहा है वो तो दिखाया नहीं हुआ। पर मेरे को ना ये देखो ये दिया हुआ है कि जब मेरा गिवन x एक्सिस 2 है तो y एक्सिस कितना है 3। तो मेरे को ये दिया हुआ है कि जब मेरा 1/v जो है वो कितना है 2, तो x की वैल्यू कितनी है 3। ये मैं इधर पुट करूंगा, क्या क्या पुट करूंगा, मैं कहूंगा यार x ना 3 है। कब x 3, जब 1/v की वैल्यू कितनी है 2।
तो मेरा जो c है वो कितना बन गया, -1 बन गया। तो पता लग रहा है क्या कर रहे हैं, स्टेप समझ में आया क्या किया हमने। हमने सबसे पहले ग्राफ को देखा कि स्ट्रेट लाइन है और उसका हमने इक्वेशन बनाया, और हमने देखा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इजिकल टू एम एक्स, अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो, अगर ओरिजिन से स्टार्ट ना हो तो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। m कैसे निकालोगे, स्लोप, वो आपने निकाल लिया। c कैसे निकालेंगे, हमने देखना है कि ग्राफ y को कहां टच कर रहा है, पर ग्राफ तो y को टच ही नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा ना, टच तो कर रहा है पर वो दिखाया नहीं है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने इतना तो लिख दिया ना, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी में मैंने m भी निकाल लिया, y भी देख लिया, x भी देख लिया, बस c रह गया। तो ग्राफ के एक पॉइंट को यहां पुट कर दो, उसकी वैल्यू पुट करो, c आ जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बना, आपका इक्वेशन बन गया x इज इक्वल टू 2/v -1। तो ये मेरे पास गिवन इक्वेशन बन गई। करना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने ना निकालना है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट आपका जो है वो आपका 3 मीटर, और फाइनल पॉइंट जो है वो आपका क्या है, 15 मीटर। तो यहां ये 3 मीटर से 15 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, x और 1/v दिया, टाइम तो कहीं पे नहीं दिया हुआ, तो कह रहा है टाइम निकालो, कहां से कहां जाने का, x3 से x15। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यार x3 मीटर टू 15 मीटर वाला जड़ा इंटरवल है, ਇਹਦਾ टाइम कटोगे, इनू कितना टाइम लगा। मैं कहता कि यार इदा करते हैं, आप मान लें कि जो मैं टाइम t1 सी तो 3 मीटर ते आ, जो टाइम t2 है तो मैं कितने आ 15 मीटर। तो जे मैं t1 नू 0 मान ला तो जो भी t आएगा वो मेरा की हो गया इंटरवल 0 टू t। तो इनिशियल टाइम 0 ले लिया, फाइनल टाइम जो आएगा वो मेरा इंटरवल बन गया t2 माइनस t1 t माइनस 0। आज समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में पोजीशन दिया हुआ है और टाइम निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पोजीशन और टाइम निकालना है। पोजीशन तो हो गया, पोजीशन तो हो गया, इसको हैंडल करना है, कैसे करेंगे। बिल्कुल सही है, वेलोसिटी dx बाई dt। क्यों, क्योंकि मैंने v को हटाना है और किसके टर्म में लेके आना है, पोजीशन एंड टाइम के टर्म में, और मेरे को पता है कि v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने क्या करना है, 3 to 5 15 मीटर तक का टाइम निकालना है। तो पोजीशन दी हुई है और टाइम निकालना है, तो मैंने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो ये x तो पोजीशन है ही है, हाँ, इस v को अब मैं किस में लिख दूंगा, पोजीशन और टाइम के फॉर्म में। वो क्या होगा, v इजिकल टू डी एक्स बाई डी टी। तो इसको मैंने लिख दिया v इजिकल टू डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, अब मैंने ये पूरे इक्वेशन को dx के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया x इंटू डी एक्स ट्वाइस ऑफ डी टी माइनस डी एक्स। एक्स वाली टर्म एक साइड ले जाओ, ट्वाइस ऑफ डी टी। ओके, अब मैं इसको करने लगा हूं इंटीग्रेट। अब मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेशन में जब टाइम 0 है तब आपकी पोजीशन क्या है 3 मीटर, और टाइम t पे आपकी पोजीशन क्या है 15 मीटर। तो देखो मेरा क्वेश्चन अब सॉल्व होने तक पहुंच गया ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने पोजीशन और टाइम को रिलेट। तो आपने ना बेसिकली ऐसे सोचना है कि यार मेरे को x दिया है, 1/v दिया है, इससे तो अब कुछ बन नहीं रहा, तो पहले तो मैं x और v जो दिया है इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में बना देता हूं। तो स्ट्रेट लाइन की मैंने इक्वेशन बना ली, वहां में मैंने देखा कि x इज समथिंग ओवर v। फिर मैंने कहा यार v को अगर मैं dx बाई dt लिख दूं तो सारी इक्वेशन किसके टर्म में आ जाएगी, पोजीशन एंड टाइम के टर्म में। और क्वेश्चन ने मुझे पोजीशन दी हुई है और टाइम निकालने को पूछा है, तो मैं वो पोजीशन और टाइम को कंपेयर कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास देखो ये x की पावर कितनी है, ये 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स 3 to 15 प्लस इंटीग्रल ऑफ dx इज x
तो x लिमिट्स 3 to 15 और ये आ गया ट्वाइस ऑफ इंटेग्रल ऑफ डी टी इज t 0 to t। तो हमारे पास ये आ गया 15 स्केयर माइनस t स्केयर ओवर 2 प्लस 15 माइनस 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t। तो ये जो आपका ट्वाइस ऑफ t है ये आपके पास यहाँ पे 15 स्केयर 225 माइनस 9/2 216/2, तो ये कितना बन गया 108 प्लस 12 कितना आ गया 120। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 120/2 दैट इज 60 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर आ गया 60 सेकेंड्स। हाँ जी क्लियर है जी, ठीक है, समझ में आया कैसे किया। तो एक क्वेश्चन ये तो थोड़ा टिपिकल था, इससे थोड़ा इजी क्वेश्चन आपको मैं भी देने लगा हूँ, आपने घर से ट्राई करके आना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लिक करना है, कर लो। ये क्वेश्चन आपने ट्राई करके ना मेरे को व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेजना, या कल जब आओगे तो मेरे को इसकी पेपर पे आंसर सॉल्व करके नाम लिख के देना, और गूगल से नहीं देखना, खुद ट्राई करनी है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मतलब इक्वेशन, मतलब इस ग्राफ से इक्वेशन बनानी है, और ग्राफ से इक्वेशन इतने पोर्शन की इक्वेशन बनेगी। और अगर आप इस पोर्शन को देखो ना तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसमें तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे ही लग जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो आपने इतने वाले के लिए स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन लगानी है, स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन लगा के आपने इतने पोर्शन को तो कैलकुलस से सॉल्व करना है, बाकी पोर्शन आप सॉल्व करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन से, और सॉल्व करके देखो कि आंसर निकलता है नहीं निकलता। हम करेंगे अगली बार, मतलब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा सॉल्व, पर आप ट्राई करो, मतलब आप अपनी तरफ से कोशिश करो। पिछला क्वेश्चन तो बहुत टिपिकल था, ये इतना टिपिकल नहीं है, मतलब ये सिंपल है, ठीक है। हाँ जी बेटा, देखो क्वेश्चन आ गया दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमारे पास ये वेलोसिटी है, टाइम है, और ये जो स्लोप आपको दी हुई है ये इन फॉर्म ऑफ अ पैराबोला है। ये जो स्लोप है ये किसके फॉर्म में है, पैराबोला। और याद है पैराबोला हमने क्या कहा था कि पैराबोला की जो इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये याद रखने के, जब भी आपका पैराबोला आपको दिया होगा ना तो पैराबोला की जो इक्वेशन होती है मैथमेटिकल वो ये होती है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास यहां पर y क्या है, y है वेलोसिटी, y वेलोसिटी, और x क्या है, x है यहां पे टाइम। तो मैं अगर यहां पे इस गिवन ग्राफ को देखूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बन रही, ठीक है जी। और एग्जामिनर कह रहा है कि करना क्या है, वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अब देखो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, और जब तक वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है। पर प्रॉब्लम एरिया निकालोगे कैसे, अगर ट्रायंगल होता, स्ट्रेट लाइन होती तो कर लेते, कर्व्ड लाइन है तो एरिया निकालना मुश्किल है। तो वैसे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया निकालो आंसर आ गया, प्रॉब्लम है एरिया कैसे निकलेगा। तो मैंने कहा कि चलो एरिया नहीं निकलेगा पर पैराबोला दिया है तो इक्वेशन तो बनेगी, तो मैंने कहा पैराबोला दिया इक्वेशन बनेगी। और साथ में मेरे को ये दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे मेरे को इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जब मेरा गिवन टाइम 2 सेकेंड है तो मेरी जो v की वैल्यू है वो कितनी है 4। तो मैंने कहा कि जब टाइम कितना है 2 सेकेंड तो v की वैल्यू कितनी है 4, इसको यहां पुट कर दिया, तो 4 इज इक्वल टू k इंटू 2 स्केयर, तो k क्या आ गया 1। तो मेरी ये इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू टी स्केयर, k 1 आ गया ना। अगर यहाँ पे ये 16 होता तो फिर k की वैल्यू क्या आ जानी थी 2, ठीक है जी। तो अब ये डिपेंड करेगा ना आपके पास क्या वैल्यू है, तो आपके पास यहाँ पर ये 4 है तो मैंने सॉल्व किया, मेरे पास वो आंसर आ गया। हाँ जी ठीक है जी। तो मेरे पास अब v इजिकल टू टी स्क्वायर, तो v को अब आप लिखो
dx बाय dt, तो dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू dt। क्वेश्चन है कि हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट 2 सेकेंड्स में बॉडी का डिस्टेंस निकालना है, तो 0 से लेके 2 सेकेंड्स, 0 से लेके 2 सेकेंड्स, तो इंटीग्रल ऑफ dx क्या हो जाएगा, x, एंड टी स्क्वायर क्या हो गया, टी क्यूब बाय 3, लिमिट्स 0 to 2, तो क्या बना ये 8 माइनस 0/3, तो मेरा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना आ गया, 8/3 मीटर। हाँ ये क्लियर है ये। तो मैंने यहाँ पे मतलब ये इनिशियल 0 ले लिया, फाइनल x ले लिया, सॉल्व किया, तो मेरी जो पोजीशन है वो 0 to x आ गया, और मेरा ये डिस्प्लेसमेंट आया, बट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के सेम है क्योंकि आपने डायरेक्शन तो चेंज की नहीं, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो जब भी आप ऐसे देखोगे ना कि यार ग्राफ से मेरे को आंसर नहीं मिल पाएगा, उसको किस में कन्वर्ट करो, इक्वेशन में, और इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। अब ना क्वेश्चंस थोड़े से करते हैं हम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जिसमें थोड़े वेक्टर का भी कंसेप्ट लगे। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन अ कर्व्ड पाथ, तो ये जो पार्टिकल है ना ये अब 1D नहीं है, 1D नहीं है, क्योंकि पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन अ कर्व्ड पाथ in an interval delta t, its speed changes from v to twice of v, तो ये उसकी जो स्पीड है वो v से twice of v होगी। However, change in magnitude of velocity was found to be under root 5v, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अब इसमें देखो स्पीड में ना डायरेक्शन नहीं देखते, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो इसमें ना बॉडी v से 2v स्पीड होगी, पर ना बॉडी स्ट्रेट नहीं है, बॉडी किस में है, कर्व्ड पाथ में है। तो इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो कि बॉडी ऐसे कर्व्ड पाथ में, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2v है। तो ये जो v और 2v है, ये दोनों वेलोसिटीज अलग अलग डायरेक्शन में है। तो जब आप इनको माइनस करोगे ना, तो 2v माइनस v आंसर नहीं आएगा, 2v को v से माइनस करने पे आंसर v नहीं आएगा अगर आप वेलोसिटी मान के चल रहे हो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट है। हमने तो ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि भाई अगर मेरे पास दो वेलोसिटीज हैं, दोनों सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है, तो भी माइनस करने पे आंसर 0 नहीं आएगा, बिकॉज वो अलग अलग वेक्टर्स हैं। तो यहां पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, यहां पे मैं नोटिस कर रहा हूं कि मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड v है, मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ट्वाइस ऑफ v है। और ये दोनों जो वेलोसिटीज मैं देख रहा हूं इनके बीच में थीटा क्या है, एंगल है। v1 और v2 के बीच में थीटा क्या है, एंगल है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर ये एंगल 0 होता तो फिर मैं v2 माइनस v1 सीधा करके 2v माइनस v करता और मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, v आना चाहिए था, जबकि आंसर क्या आ रहा है, √5v। √5v आने का मतलब ये है कि दोनों वेलोसिटीज अलग अलग डायरेक्शन में है, सीधे मैग्नीट्यूड माइनस नहीं होने वाले, डायरेक्शंस को भी साथ में क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये जो मेरे को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एंड फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको जब हम निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v2 v1 अंडर रूट। a और b को माइनस करना हो तो उसका यही आंसर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास ये आ गया v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v2 v1 इज इक्वल टू √5v। हाँ जी ठीक है जी, क्लियर है ये।
बिल्कुल साथ में cos थीटा भी आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v2 v1 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5v। बिल्कुल सही। हाँ जी, क्लियर है जी ये। तो अब इसको स्केयरिंग कर लो दोनों साइड्स को। तो जब मैं स्केयर करूंगा v2 स्केयर प्लस v1 स्केयर माइनस ट्वाइस ऑफ v2 v1 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5v स्केयर। अच्छा, v2 की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ v। v1 की वैल्यू क्या है, v। तो यहाँ पे ये ट्वाइस ऑफ v इंटू v पुट कर दूं वैल्यूज। अब ये देखो, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बनेगी, 5v स्केयर, ये 5v स्केयर 5v स्केयर कैंसिल हो गया। तो मेरे पास cos थीटा क्या आ गया, 0, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि राइट नाउ ये दोनों वेलोसिटीज के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये जो बॉडी ऐसे कर्व्ड पाथ में जब जा रही है, तो जब ये कर्व्ड पाथ में जा रही है तो आपने क्या नोटिस किया कि ये कुछ इस तरीके से आपके पास बन रहा है कि राइट नाउ जो वेलोसिटी है और जो अब वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। कर्व्ड पाथ है और उस कर्व्ड पाथ में मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी जो वेलोसिटीज है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब मेरी जो फाइनल वेलोसिटी आई वो मेरे इनिशियल वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर। ये गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को आंसर मिला। हाँ जी, समझ में आ गया क्या किया हमने, क्लियर है ये, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट two ships A and B are 10 kilometer apart on a line running south to north। तो हमने एक लाइन ले ली, नॉर्थ टू साउथ जा रही है वो लाइन। इस लाइन के ऊपर दो शिप्स हैं और शिप ए जो है वो फार्दर नॉर्थ, मतलब वो नॉर्थ की तरफ ज्यादा है, एंड इट इज स्ट्रीमिंग टूवर्ड्स वेस्ट at 20 किलोमीटर पर आवर, एंड शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो नॉर्थ साउथ लाइन है इसके ऊपर दो शिप्स हैं, एक ए और एक बी, और ए जो शिप है वो जा रही है टूवर्ड्स वेस्ट। तो हमने कहा था कि नॉर्थ का जो राइट साइड है वो ईस्ट है, ये लेफ्ट साइड आपका वेस्ट हो गया। तो ये बी ए जो है वो आपका कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। एंड जो आपकी बी शिप है दैट इज मूविंग विद 20 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो आप क्या नोटिस करोगे, आप नोटिस करोगे कि ये शिप ऐसे जा रही है और ये शिप ऐसे जा रही है। हाँ जी, ठीक है जी, मूवमेंट समझ में आ गई। तो आप क्या नोटिस करोगे, ये पॉइंट इधर को जा रहा है, ये पॉइंट इधर को जा रहा है, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट इधर होगा, ये पॉइंट इधर होगा। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि एक पॉइंट जा रहा है टूवर्ड्स योर लेफ्ट साइड और दूसरा पॉइंट जा रहा है अपवर्ड, और उनके बीच में गैप सेपरेशन है, चेंज हो रहा है। उनके बीच में जो सेपरेशन है वो हर वक्त क्या कर रही है, चेंज हो रही है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे। मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपने निकालना है कि इनके बीच में गैप मिनिमम कब होगा, इनके बीच में गैप मिनिमम कब होगा। अब देखो, पिछली बार जब हमने क्वेश्चन किया था तब दोनों बॉडीज एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, तब थोड़ा आसान था क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। तो मैंने क्या कहा, यार एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अगर आगे वाली फास्ट है पीछे वाली स्लो है तो गैप बढ़ेगा, अगर आगे वाली स्लो है पीछे वाली फास्ट है तो गैप कम होगा, और अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो गैप चेंज होना बंद हो जाएगा। तो हमने पिछली बार तो क्वेश्चन को कर लिया। अब क्या हो रहा है, एक बॉडी जा रही है इन वन डायरेक्शन, दूसरी जा रही है इन अदर डायरेक्शन, और दोनों की डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। दोनों की डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बीच में गैप सबसे कम कब होगा,
अब ये जो केस है ना, इसको अब थोड़ा अंडरस्टैंड करना। रिलेटिव मोशन याद है? रिलेटिव मोशन में हमने क्या कहा था कि जब दो बॉडीज मूव करती हैं तो हम एक बॉडी के मोशन को दूसरे के रिस्पेक्टिवली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और कैसे स्टडी करते हैं? हम एक बॉडी को किस पे लेके आते हैं, रेस्ट पे। हमने जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया था तो हमने ऐसे कहा था कि एक वेलोसिटी है पॉइंट ए, फिर एक बॉडी बी है, उसकी वेलोसिटी बी है। मैं दोनों ही मूव कर रहे हैं, पर मैं बी को ना ए के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहता हूं, या ए को बी के पर्सपेक्टिव से। तो अगर मैं ए को पढ़ना चाहता हूं किसके रिस्पेक्टिवली, बी के, तो मैं क्या करूंगा, इसकी वेलोसिटी 0 कर दूंगा। तो यहां पे जो मैं बी पे करूंगा वही मैं किस पे करूंगा, ए पे। इससे मेरे को अब बी किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे। और जो ए की वेलोसिटी अब आप देखोगे वो क्या होगी, बी ए माइनस वी बी। ये बी ए माइनस वी बी ए की वेलोसिटी है, किसके अकॉर्डिंगली, बी के अकॉर्डिंग। मतलब बी को लग रहा है कि ए की वेलोसिटी कितनी है, बी ए माइनस वी बी, क्योंकि बी को आप किस पे ले आए हो, रेस्ट पे। और जब वो जब उसको रेस्ट पे ले आए हो तो उसको लग रहा है कि यार ए की वेलोसिटी कितनी है, बी ए माइनस वी बी। हाँ जी, बात ठीक है, ये तो पढ़ा हुआ हमने। अब मैं ना यही बात यहां लगाऊंगा। मैं कहूंगा ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हर वक्त बदल रहा है। अब मैं दोनों के डिस्टेंस को आपस में कंपेयर करना चाहता हूं। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ए को ना रेस्ट पे लेके आते हैं। ए को मैं किस पे लेके आ रहा हूं, रेस्ट पे। तो मैं कहता हूं कि यार ए को मैं रेस्ट पे ले आता हूं। तो अगर मैं ए को रेस्ट पे ले आऊंगा तो जो मैंने ए पे किया सेम वही चीज मैं बी पे करूंगा। तो मैंने यहां पे ए को कितनी वेलोसिटी दी, 20 किलोमीटर पर आवर, किधर को, ईस्ट। तो मैं बी को भी वेलोसिटी दूंगा 20 किलोमीटर पर आवर, ईस्ट। तो ये देखो इन दोनों का ये क्या आएगा, रिजल्टेंट। और वो जो रिजल्टेंट आएगा, अगर मैं उस रिजल्टेंट को सॉल्व करूं तो ये लाइन आएगी। हाँ जी, ये लाइन आएगी। और इस लाइन की अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, अगर मैं ये वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो ये वेलोसिटी कितनी बनेगी, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हाँ जी, समझ में आया क्या किया मैंने वी बी माइनस वी ए किया। एक्चुअली मैंने वी बी में से वी ए को क्या कर दिया, माइनस। कैसे माइनस, ये देखो ये वी ए है और ये क्या बन गया, माइनस वी ए। वी ए किधर को था, लेफ्ट साइड, माइनस वी ए किधर को हो गया, राइट साइड। वी ए माइनस वी बी का मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, वी बी माइनस वी ए, यही रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना। पर मैं बेसिक डेफिनेशन से चल रहा हूँ ताकि मेरे को समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ए को रेस्ट पे लाके बी की वेलोसिटी निकालनी है। और दोनों देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और वेक्टर एडिशन में हमने क्या कहा था, अगर 90 डिग्री एंगल बने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 20√2 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अच्छा, अब दोनों 20-20, तो बेटा ये एंगल बता सकते हो कितना बनेगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 45। क्योंकि 90 था ना, 90 का हाफ क्यों, क्योंकि दोनों 20-20 है। तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया, दिस एंगल इज 45। तो ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। हाँ जी, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि अब ना ए किस पे आ गया, रेस्ट पे। और ए को क्या लग रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली बी ऐसे जा रहा है। ए को लग रहा है, ए को लग रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली बी कैसे जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जो अभी मैंने हाईलाइट करके बनाई है। क्योंकि आप ए को किस पे ले आए, रेस्ट पे। और ए को क्या नजर आ रहा है कि उसके हिसाब से ये बी का मोशन है, ये बी का मोशन है। यहां तक क्लियर है बात? हाँ जी, क्लियर है बेटा। अच्छा, अब एक चीज और देखो, ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है। मैं आपको कहता हूं कि बेटा इस पॉइंट का लाइन के साथ मिनिमम डिस्टेंस निकालो, परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही। तो मैं क्या करूंगा, यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा। तो ये जो परपेंडिकुलर है, दिस इज योर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम लाइन। हाँ जी, ठीक है। तो अब ए को आप किस पे ले आए, रेस्ट पे। और ए को क्या लग रहा है, ए को लग रहा है कि यार ये बी का रास्ता है, ये बी ऐसे जा रहा है। तो ए
और बी में मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? जब मैं ऐसे एक लाइन बनाऊंगा जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो जब यहां पर बी होगा, जब आपका बी यहां पर होगा, तो वो जो आपका ए और बी के बीच में गैप होगा वो क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस। तो मैंने इस जगह को कह दिया बी डैश, क्योंकि बी पहले यहां था, अब बी यहां आ गया, तो ये बी डैश मतलब न्यू पोजीशन ऑफ बी आ गई। ये जो आप देख रहे हो ये आपका टाइम 0 पे बी की पोजीशन है, और ये जो आप देख रहे हो ये आपकी टाइम टी पे बी की पोजीशन। ए को तो आप किस पे ले आए हो? रेस्ट पे, तो ए तो रेस्ट पे, तो वही का वही है। समझ में आ रहा है क्या करें? अब मूव दोनों ही कर रहे हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करना, मूव दोनों ही कर रहे हैं, पर आप ए के पर्सपेक्टिव से मोशन देख रहे हो, मतलब आप ए के नजरिए से देख रहे हो, और ए के नजरिए से देखने के लिए आप ए को किस पे ले आए? रेस्ट पे। ए को क्या लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंगली बी ऐसे जा रहा है, और जब ए को लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंगली बी ऐसे जा रहा है, तो कैसे जा रहा है? स्ट्रेट लाइन। तो ए और बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? जब वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे, वो जो परपेंडिकुलर होगा वो ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला ए बी डैश, ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। ये क्या आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हाँ जी, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया। तो ये आपका वो मिनिमम डिस्टेंस आ गया जो ए और बी के बीच में होगा, और मैंने वो टाइम भी देखना है कि वो किस टाइम पे वहां पहुंचेगा, तो मैंने वो टाइम भी कैलकुलेट करना है। पहले मैं अब इस डायग्राम को अगर ध्यान से नोटिस करूं तो ये पॉइंट ए है, ये बी डैश है, ये मेरे पास बी है, ये इन ए और बी के बीच में जो गैप है वो मेरे को कितना दिया हुआ है? इनिशियल मेरे को दिया हुआ है कि ये जो ए और बी है इनके बीच में कितना गैप है? 10 किलोमीटर। तो मेरे को ये दिया हुआ है कि जो इनिशियल गैप है ये 10 किलोमीटर है, और ये वाला एंगल आपका कितना बन रहा है? 90, और ये एंगल कितना बन रहा है? 45। हाँ जी, समझ में आया ट्रायंगल? तो अगर मैं इस ट्रायंगल में, अगर मैं इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ निकाल लूँ तो मेरे को वो शॉर्टेस्ट पाथ, वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। तो कैसे निकालूंगा? देखो 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, जिसके साथ एंगल है वो क्या होता है? बेस। ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। तो ए बी डैश, ये जो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल। तो हमारे पास जो ए बी डैश है वो कितना आ गया? दैट इज 10/√2। तो 10/√2 को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ गया? 5√2 मीटर। तो मेरा ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये कितना आ गया? 5√2 मीटर। तो कंपटीशन में ना आपको थोड़ा ना इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन ना अवॉइड हो, क्योंकि जितनी कैलकुलेशन ज्यादा डाल लोगे ना टाइम मैनेज नहीं होगा। और साथ में ना जब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 5वें तक आप पहुंचोगे ना लिखते लिखते, आपको घबराहट शुरू हो जाएगी कि यार मेरा ओवी पे आ, अभी पे आ, अभी पे आ। तो वो कैलकुलेशन भी गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ना अप्रोच मैं ऐसी उठाऊं जिसमें ना दिमाग ज्यादा लगे और लिखने वाला काम कम हो। ब्रेन एप्लीकेशन, देखो कंपटीशन इज ऑल अबाउट ब्रेन एप्लीकेशन, मतलब ब्रेन ਨੂੰ मैं कितना अप्लाई कर सकता। तो इस चीज की ਆਪਾਂ कोशिश करनी। अच्छा हुण एक समझ आ गया। हुण ਆਪਾਂ देखना है कि टाइम कितना लगा। तो टाइम निकालने के लिए देखो ये आपके बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये बी ने क्या ट्रेवल किया? डिस्टेंस कितने टाइम में? टी टाइम में। और ये डिस्टेंस उसने कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल किया है? ये वेलोसिटी जो बी की वेलोसिटी ए के अकॉर्डिंग है। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं? मैं नोटिस कर रहा हूं कि ये जो मेरे को नजर आ रहा है ना, ये बी बी डैश, ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
यहां से ये बी से लेके बी डैश तक ये मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन टाइम 0 टू टाइम t, और कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल किया है? विद द वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, क्योंकि ये सब कुछ a के अकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ जी ठीक है, तो मेरे पास देखो ये given distance of your b dash divided by time is velocity of b with respect to a, और अगर मैं यहां पर टाइम निकालना चाहता हूं तो ये क्या आ गया? डिस्टेंस b डैश ओवर वेलोसिटी। अच्छा ये वाला डिस्टेंस अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? ये यहाँ पे ये किलोमीटर लिख देना, यहाँ पे ये जो आएगा ना ये किस में आएगा? किलोमीटर में आएगा, तो किलोमीटर में आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये वाली लेंथ कैसे निकालोगे? ये लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे? बेस, ये बेस है ना, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45। तो ये बी डैश आपके पास कितना आ गया? 10/√2। तो आपके पास ये जो गिवन वैल्यू है ये आ गई 10/√2। 10/√2 इंटू वी बी कितना है? 20√2। तो हमारे पास ये जो टाइम आया ये कितना आ गया? 1/4 आवर्स। तो 1/4 आवर्स तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आ गया? 15 मिनट्स। तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा और कितने टाइम में होगा? 15 मिनट्स टाइम में होगा। तो समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने? इसको हम पाइथागोरस और बाकी चीजों से सॉल्व कर सकते हैं पर वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये टेक्निक से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन जो है वो आपका जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। टेक्निक समझ में आ गई क्या किया हमने? हमने क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, एक बॉडी को रेस्ट पे ले आए और दूसरे का मोशन अब उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ा, और जब उसका मोशन पढ़ रहे हो तो जो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा वो उनके बीच में क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो हो गया क्लोजेस्ट अप्रोच। और उस लाइन तक पहुंचने का जो आपका टाइम लगा वो आप टाइम निकालोगे तो दैट विल बी द टाइम इन विच यू विल हैव दिस क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ठीक है, क्लियर है ये? अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ना आपके पास एक पॉइंट है ए और ये हाईवे का एक पोजीशन है और आपकी जो कार है वो ये हाईवे के ऊपर जा रही है। ये हाईवे, ये आपका पाथ है, ये स्मूथ रोड है। अब ये जो कार है ना इसने यहां पे पहुंचना है और ये बीच में ना जगह, ये प्लेन जगह, ये भी एक फील्ड है, मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर ना सड़क जो है वो आपकी फ्लैट है पर ये फील्ड रफ है। और जब आप कार को अगर इस रास्ते पे लेके जाओगे तो आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप इस फील्ड में, ये जो फील्ड आपको नजर आ रही, इस फील्ड में अगर आप कार को ले गए तो आपकी जो स्पीड है वो ईटा टाइम्स, इतने टाइम्स कम हो जाएगी। आपकी कार इतने टाइम्स क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अब ये जो कार है ना, ये कार चाहती है कि ये ए से बी पहुंचे पर मिनिमम टाइम में। इसको बी जल्दी पहुंचना है, इसको कि यार जितनी जल्दी हो सके मैं कहां पहुंच जाऊं? बी पे। अब अगर तो ये पूरा लंबा रास्ता लेके जाएगी तो इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, कितनी होगी? v। और अगर इस रास्ते से जाएगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? v/ईटा। क्वेश्चन कह रहा है कि ना आप बताओ कि इस कार ने कब इस फील्ड वाले रास्ते पे मुड़ना है सो दैट वो यहां पर मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। अब देखो यहां पर क्या है कि अगर ये कार ना ऐसे सीधे ऐसे जाए, ऐसे घूम के जाए, तो ये डिस्टेंस पहले कितना ट्रेवल होगा? x, फिर ये ट्रेवल कितना होगा? l। तो आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया? l+x। पर अगर ये यहां से चला गया तो फिर ये डिस्टेंस कितना आएगा? l² + x² अंडर रूट। ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगा
एल स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट, ऑब्वियसली ये लेस देन एल प्लस एक्स है। तो अगर कार इस रास्ते से फास्ट जा रही है, ठीक है फास्ट जा रही है पर लंबा रास्ता है, इस रास्ते से वो स्लो हो गई पर रास्ता छोटा है, और हमें पता है कि जो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला वो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो यहां पर डिस्टेंस कम कर रहे हो तो वेलोसिटी कम हो रही है, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार एक ना ऐसा पॉइंट निकालो जिस पॉइंट पे जब ये कार मुड़े, ये पॉइंट पे कार मुड़े तो वो यहां से जब इधर पहुंचे तो ये उसका मिनिमम टाइम हो। मतलब अगर कार कहती है कि नहीं मैंने मुड़ना नहीं, तो ये वाला रास्ता ज्यादा टाइम लेगा और ये वाला रास्ता कम टाइम लेगा, और उसने मिनिमम टाइम में पहुंचना। तो क्वेश्चन है वो सी पॉइंट निकालो जहां पे कार मुड़े और वो मिनिमम टाइम पे बी पॉइंट पे पहुंच जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। हमने मान लिया कि कार इनिशियली यहां है और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एंड पॉइंट ये कैपिटल एल है, और सी पॉइंट पे कार टर्न कर गई, और सी पॉइंट पे जब कार टर्न कर गई तो कार का जो ये डिस्टेंस है फ्रॉम द एंड पॉइंट वो कितना है, एक्स। ये डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो मैंने क्या नोटिस किया कि कार ने एक तो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया और दूसरा कार ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कार ने बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक डिस्टेंस ट्रेवल किया एसी और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल किया सी बी। इसको ट्रेवल करने के लिए उसको टाइम लगा T1, इसको ट्रेवल करने के लिए उसको टाइम लगा T2। तो अगर मैं T1 निकालूं तो मेरा T1 क्या आएगा, देखो यहां पे कार जब ट्रेवल कर रही है तो कार ने कितनी वेलोसिटी से मूव किया, v वेलोसिटी, और जब कार ने यहां पे मूव किया तो कितनी वेलोसिटी से मूव किया, v बाय ईटा। और आपको पता है कि जो टाइम होता है दैट इज डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो पहले जो टाइम लगा वो कितना आपके पास हो गया, ये वाला डिस्टेंस अगर मैंने निकालना है तो ये कितना होगा, एल माइनस एक्स, और कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल किया, v। अभी पता लगा एल माइनस एक्स क्यों किया मैंने, टोटल एल है और एक्स डिस्टेंस पहले मुड़ गए अब, तो एल माइनस एक्स एंड T2 हमारे पास कितना बना, दैट इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस क्या बनेगा आपके पास, ये बन गया एल स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट। तो ये मेरे पास आ गया एल स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट ओवर बी बाय ईटा। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या बना, T1 प्लस T2। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी मेरे पास बन गया L माइनस एक्स ओवर V प्लस एल स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर अंडर रूट V इंटू ईटा। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहां पर ना ये जो टाइम है ये इस एक्स पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सारे ना यहाँ पे कांस्टेंट है। मतलब मैं कब मुड़ू, एक्स मैं कब मुड़ू, मैं अगर यहां पे मुड़ जाऊंगा तो मेरा एक्स बढ़ गया, अगर मैं लेटे से यहां आके मुड़ूंगा तो मेरा एक्स कम हो गया। मैं कहां पे मुड़ूंगा वो मेरा एक्स है, सी पॉइंट कहां पर है, अगर सी पहले मुड़ जाओगे तो एक्स बढ़ जाएगा, थोड़ा आगे जाके मुड़ोगे तो एक्स कम हो जाएगा। तो एक्स जो है ये वेरिएबल है, बाकी सब देखो कांस्टेंट है। कैपिटल एल भी कांस्टेंट है, ये स्मॉल एल भी क्या है, कांस्टेंट है, और आपके पास वी आपको दिया हुआ है, ईटा भी आपको दिया हुआ है कि फील्ड में इतने टाइम्स वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो मैंने देखना है कि यार मुड़ना क्या है, मैंने एक्स निकालना है, तो एक्स के साथ क्या चेंज हो रही है, मेरी टाइम की वैल्यू, बाकी सब कांस्टेंट है। और हमने क्या स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था कि अगर आपकी एक क्वांटिटी है y जो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, और आप y की मैक्सिमम या y की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स को 0 पुट कर दो। तो यहां पे मैं टाइम की कौन सी वैल्यू निकालना चाहता हूं, मिनिमम, तो मैं टाइम को डिफरेंशिएट करूंगा किसके साथ, जिसके ऊपर टाइम डिपेंड कर रहा है, और उसको क्या पुट कर दूंगा, 0।
तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने याद रखना है, ये चीज आपने करनी है। मैक्सिमम एंड मिनिमम जब भी निकालना है तो कैसे निकालोगे, चेक करो कि किसका मैक्सिमम निकालना है, किसका मिनिमम निकालना है। जिसका भी मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है उसको क्या करो, बोलो क्या करो, डिफ्रेंशिएट। किसके साथ करो, जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, और उस डिफ्रेंशिएशन को जीरो पुट कर दो। आपको कंडीशन मिल जाएगी जब वो वैल्यू मैक्सिमम हुई है या जब वो वैल्यू मिनिमम हुई है। तो मैं टाइम की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं, टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। बाकी सब यहां पे क्या है, कांस्टेंट। तो मैं टाइम को डिफरेंशिएट करूंगा जिस पे वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, और जीरो पुट कर दूंगा। और जब जीरो पुट करूंगा तो देखो यहां पे बेटा, ये अब डी डी एक्स टाइम को पुट कर दो, तो ये इसको अगर मैं ये नीचे से एलसीएम ये ब्रेक कर दूं तो ये एल माइनस वी, एल ओवर वी माइनस एक्स बाई वी प्लस ईटा बाई वी एल स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज टू पावर 1/2 इज 0। हाँ जी ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया क्या किया है। अब डिफरेंशिएशन ओपन करो। जब आप डिफरेंशिएशन ओपन करोगे तो ये देखो, ये L क्या है, कांस्टेंट, V भी क्या है, कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 माइनस V कांस्टेंट है, ये डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 प्लस ईटा बाई वी, ये भी कांस्टेंट है। हाँ, अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, 1/2 चेन रूल लगाएंगे, एल स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज टू पावर n माइनस 1। तो 1/2 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, -1/2। आगे दोबारा इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट, आगे दोबारा डिफरेंशिएट करके इसको क्या पुट करोगे, 0। तो ये मैंने चेन रूल लगाया, ये मेरी गिवन वैल्यू आ गई। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट, ये तो 0 हो गया, ये माइनस वाली टर्म वहां ले जाते हैं। तो मेरे पास ये जो गिवन टर्म है ईटा बाई वी इंटू 2, और ये आपके पास आ गया 2x, और ये मैं वहां पर ले गया तो वैल्यू क्या बन गई, -1/v। हाँ जी चेक करो, ठीक है ये। तो आपके पास अब यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया, ये v और v कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये ईटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्केयर प्लस एक्स स्केयर, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो अगर मैं दोनों साइड्स को स्केयर करूं तो हमारे पास ये आ गया ईटा स्केयर इंटू एक्स स्केयर इज इक्वल टू एल स्केयर प्लस एक्स स्केयर। एक्स स्केयर दूसरे साइड ले जाओ, ये आ गया ईटा स्केयर -1 इज इक्वल टू एल स्केयर। तो एक्स स्केयर जो है वो बन गया एल स्केयर ओवर ईटा स्केयर -1, और फिर स्केयर रूट कर दो तो ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये आपका वो x आ गया जहां पर आप मुड़ोगे तो आप गिवन पॉइंट पे पहुंचोगे इन शॉर्टेस्ट टाइम।